तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुल्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि शर्मा। आप देख रहे हैं सियासत, जहां बात होती है आपसे ही जुड़े मुद्दों की, जिन पर सियासत हावी है और उसी सियासत के मायने हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। तो सियासत में आज बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच टूटते भरोसे की। भरोसा टूट गया, इसलिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीजफायर का बार बार उल्लंघन तो उसकी आदत हो गई है, लेकिन इस बार जो हुआ उसे बर्दाश्त कर पाना किसी भी भारतीय के लिए मुमकिन नहीं। 2 भारतीय जवानों को बेदर्द मौत पाक सेना ने दी है, उसका हिसाब अब पूरा देश मांग रहा है। और अब खबर आई है कि लश्कर चीफ हाफिज सईद इस घटना के 1 हफ्ते पहले ही LOC का दौरा कर चुका था। इस खबर ने सवाल उठा दिया है कि आखिर कौन है इस साजिश का मास्टरमाइंड। भारतीय सीमा में घुसपैठ कर भारतीय जवानों पर हमला करना पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी। क्या इस साजिश का मास्टरमाइंड हाफिज सईद था? ये सवाल अब इसलिए उठे हैं क्योंकि ये मालूम हो चुका है कि मेंढर सेक्टर में घुसपैठ से ठीक 1 हफ्ते पहले लश्कर चीफ और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पुंछ सीमा से लगी LOC का दौरा कर चुका था। खबर है कि हाफिज सईद यहाँ लश्कर की बॉर्डर एक्शन टीम की गतिविधियों को उकसाने के लिए आया था। माना जाता है कि भारत में आतंकियों की घुसपैठ बढ़ाने में ये टीम पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम करती है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी छापी है।
शक इस बात का है कि भारतीय चौकियों पर हमला करने वाली 65 मुजाहिद रेजिमेंट के पाकिस्तानी सैनिक, जिनका कुछ सामान भारतीय सीमा में छूट गया था, वो असल में फौजी थे या फिर आतंकी। इन तमाम पहलुओं पर जांच शुरू हो चुकी है। तफ्तीश इस बात की भी हो रही है कि जब खुफिया विभाग ने गृह मंत्रालय को पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि बदलते मौसम और बर्फ जमने के साथ पाकिस्तान घुसपैठ बढ़ा सकता है, तो फिर आईबी, रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो से चूक कहां और कैसे हो गई? पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन और घुसपैठ का ये पहला वाकया नहीं है। साल 2003 में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम लागू होने के बाद से पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिशें कई बार करता आया है। साल 2010 में पाकिस्तान ने ऐसा 44 बार किया था। इसके बाद साल 2011 में 53 बार यही कोशिश दोहराई गई। साल 2012 में 75 बार घुसपैठ हुई और 2013 की शुरुआत होते ही 2 बार ये नापाक इरादे सामने आ चुके हैं। और इस बार इन इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह ने अपनी शहादत दी है। इन शहीदों को बेदर्द मौत देने का ढंग भी यही इशारा कर रहा है कि ये फौज का हमला नहीं बल्कि आतंकियों का आतंक है। इस हमले के बाद से ही 772 किलोमीटर की एलओसी हाई अलर्ट पर है, लेकिन हाफिज सईद की एलओसी पर पहुंच ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और सेना उस पर किस कदर मेहरबान है। और ऐसा तब है जब सईद अमेरिका की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है और उस पर $1 करोड़ का इनाम है। भारत की तरफ से दिए गए तमाम सबूत भी यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गया है। चैनल 1 न्यूज के लिए नाज शेख की रिपोर्ट। पाकिस्तानी सैनिकों के जरिए भारत के 2 जवानों की निर्मम हत्या के बाद देश गुस्से में है। शिवसेना ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोलने की नसीहत दे दी है। पार्टी ने मुखपत्र सामना में लिखा कि किस काम का है हमारा एटम बम धूल खा रहा है। पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है और अब सरकार को उसके ऊपर सीधा हमला बोल देना चाहिए। और वहीं पाकिस्तान ने भारतीय जवानों के साथ बर्बर वारदात पर चिंता को दरकिनार करते हुए प्रोपेगेंडा करार दिया है। तो पाकिस्तानी सेना की जो सफाई है, प्रोपेगेंडा रचा है, ये कहना है पाकिस्तानी सेना का। तो अपने द्वारा किए गए हमले को अब प्रोपेगेंडा करार दे रही है पाकिस्तानी सेना। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि भारतीय सेना ने पिछले दिनों हाजीपीर के समीप पाकिस्तानी जवान की मौत के मसले से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए ये प्रोपेगेंडा तैयार किया है। और इसी मसले पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धूलिया जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। विपिन जी, स्वागत है आपका। विपिन जी, पाकिस्तान की इस हरकत को क्या कहा जाए, कौन से शब्दों में इस हरकत को बयां किया जाए? देखिए, मामला बहुत गंभीर अब इसलिए हो गया कि पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने भारतीय जो एलओसी थे उसको क्रॉस किया और भारत की जिस तरह से जवानों को मारा गया, जो बेरहमी उन्होंने दिखाई, उससे थोड़ा सा जो है, अमूमन मैं आपको कहूँ कि जो पुंछ सेक्टर है ये और जो भारत पाक सीमा जहाँ मिलती है, इसमें अमूमन हमेशा काफ़ी लंबे अरसे से इस तरह का एक तनाव अक्सर बीच बीच में पनप जाता है और दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही है। और 3 दिन पहले अगर आपने कुछ खबरें देखी होंगी तो उसमें एक पाकिस्तानी सैनिक के मारे जाने की बात भी कही गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से एक सामान्य गोलीबारी में कभी कभी दोनों पक्षों के बीच कोई तनाव होता है कई बार, तो उसमें जिस तरह से जो है भारत के सैनिकों के साथ जो बर्ताव किया उन्होंने, वो बिल्कुल भी जो है मानवीय बर्ताव नहीं था, वो एक हॉस्टाइल बर्ताव था, एक दुश्मनी पूर्ण बर्ताव था। और भारत सरकार जिस तरह से भारत सरकार ने इस पर रिएक्ट किया, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत सरकार ने जिस तरह से कहा है कि वो
ये द्विपक्षीय मामला है। और मैं पहले से बता दूं कि भारत का स्टैंड हमेशा रहा है कि वो किसी भी तीसरे पक्ष को किसी मध्यस्थता के लिए जो है भारत ने उसका विरोध किया है, चाहे वो अमेरिका हो या कोई दूसरा राष्ट्र हो। तो अमेरिका ने कहा था कि यूएन को अगर भारत चाहे तो यूएन की जो है जांच की जा सकती है, उसके लिए वो तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस देश के लोगों ने उन शहीदों को देखा है, उनकी अंत्येष्टि होते हुए देखा है। तो ये कहना कि बॉर्डर में जो है इस तरह की नहीं घटना हुई, ये पाकिस्तान सरासर एक झूठ है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात अभी देखने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान की सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, जो एक लोकतांत्रिक सरकार वहाँ की जो जरदारी सरकार है। और क्या ये हमें माने कि जो जिस तरह से खाली ये जो है सेना की ही इसमें खाली भूमिका है, या इस समय जिस तरह से बात उठ रही है कि एक आतंकवादी लीडर जो है उस वक्त जो है एक हफ्ते पहले उन्होंने दौरा किया था, उसके बाद इस तरह का अंजाम दिया है सेना ने। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस ठंड के मौसम में जबकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी होती है उस इलाके में, ये ज़रूर होता है कि कुछ घुसपैठियों को अंदर करने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज हरकत करती है और उसी बीच जो है उग्रवादी भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाते हैं कश्मीर में। तो पुंछ बॉर्डर जो है हमेशा बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर है, ये भारत पाकिस्तान के बीच जो लगा है। और इसमें ज़रूर हो सकता है कि ये सैनिक जो है पाकिस्तानी सैनिक कुछ उनको कवर देते हुए उन आतंकवादियों को हो सकता है उन्होंने अंदर घुसाने की कोशिश की हो, और उसमें जो है जो वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे जो जवान थे उन्होंने अगर विरोध किया होगा तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया होगा। लेकिन सामान्य क्रम में मुझे लगता है कि इस तरह जो है बॉर्डर पर सबसे बड़ी बात कि सिर काट लेना, गोलीबारी हो सकती है कि बॉर्डर में दोनों देशों के बीच कोई गोलीबारी हो, और जाहिर है कि अगर गोलीबारी होगी कुछ जवानों को हताहत हो सकते हैं, ये संभावना हमेशा है, क्योंकि एक तनाव सीमा में बना होता है और दोनों तरफ से अगर फौजें खड़ी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हो सकता है कि इस तरह से एक जैसे सामान्य प्रक्रिया होती है, गोलीबारी हुई हो, दोनों तरफ से हुई हो, लेकिन जो भारतीय सैनिकों की जो दशा कर दी गई है वो किसी से छुपी नहीं है। बहुत ही हम कह सकते हैं कि दुर्गति से उनके साथ में व्यवहार किया गया है, और जिस तरह से उनका जो पार्थिव शरीर जब अपने अपने गांव में लौटा है, वहां जो उनके घर वाले हैं वो भी स्तब्ध रह गए हैं इस तरह की हालत को देखकर। क्या इसे सामान्य प्रक्रिया मानी जाए युद्ध की? नहीं, बिल्कुल सामान्य, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, सामान्य प्रक्रिया अमूमन जो है उस फौज में, खास से पुंछ सेक्टर में अगर आप देखें और आप 1 साल 2 साल 3 साल के अगर आंकड़े निकालें तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहली बार सैनिक मरे हों। भारत के सैनिक और पाकिस्तान के दोनों तरफ के वहाँ सैनिक किस तरह से हताहत होते रहे हैं, ये बात मैं कह रहा हूँ। और अमूमन जो है एक आध सैनिक जो मरने की घटना होती थी वो खबरों में सुर्खियाँ भी नहीं बनती थी, अखबारों की सुर्खियाँ भी नहीं होती हैं, वो टेलीविज़न चैनल में की खबर भी नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो अमानवीय पक्ष था, इसमें जो क्रूरता थी, उसने इसको जो है सुर्खियों इसमें डाल दी है कि क्या पाकिस्तान इतना हॉस्टाइल है भारत के साथ, क्या पाकिस्तान की फ़ौज को इस तरह से, क्या ऊपर से इस तरह से डिक्टेट किया जाता है, क्या पाकिस्तान जो है आज भी दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक स्तर पर जो दोस्ती का जो बातचीत चल रही है, और हालांकि बीच बीच में उस बातचीत में जो है खलल पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि अभी हाल में जो है पाकिस्तान की टीम भारत से जो है क्रिकेट मैच खेलकर वापस गई है। तो ये जो एक दोस्ताना संबंध जो बनाने की बात चल रही थी, जो दोस्ती की बात चल रही थी, वीज़ा के जो कानून थे, वीज़ा के जो नियम थे, वो शिथिल करने की बात थी, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की भी चर्चा हुई थी दोनों देशों के नुमाइंदों के बीच। तो क्या इस दौर में, इस ऐसे मौक़ों पर अगर इस तरह की घटना सीमा पर होती है तो मैं निश्चित कहूँगा कि दोनों देशों के बीच ये संबंध बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उन लोगों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टैंड लेते हैं इस देश के अंदर, जिनका कहना है कि पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखने चाहिए, जिनका ये मानना है कि पाकिस्तान से खेल संबंध भी नहीं होने चाहिए, और किसी भी दुश्मन देश से हमको ऐसा कोई भी संबंध जो है आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ानी चाहिए जब तक कि हॉस्टिलिटी को छोड़ नहीं देता। तो मैं ये कहूँगा कि देश के स्तर पर भी वो ताकतें कमज़ोर पड़ जाती हैं जो शांति चाहती हैं, जो बेहतर रिश्ते चाहती हैं इस तरह की घटनाओं से। तो पाकिस्तान की सरकार को ज़रूर इसके आगे आकर एक स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से उसमें पर्दा डालने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि पाकिस्तानी सेना की अगर आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना तो जवाब देने के बजाय प्रोपेगेंडा करार दे रही है। प्रोपेगेंडा रचा है भारत ने, ये कहना है पाकिस्तानी सेना की ओर से, जबकि इस पूरे मामले में पाकिस्तानी सेना का नाम बिल्कुल सामने था, स्पष्ट था, उसके बावजूद ये रवैया। इसमें एक सवाल और भी उठाया कि क्या जो जनरल कयानी है, जो जनरल कयानी बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं, पाकिस्तान के जो जनरल हैं, तो उसमें ये सवाल भी उठाया कि जनरल कयानी को वो रिटायर हो चुके थे, और उस समय जिस समय की मैं आपको बताऊं कि जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ था, उसके बाद उनको 3 साल का एक्सटेंशन मिला था उनके रिटायरमेंट के बाद।
तो कयानी कहीं ना कहीं ये भी एक थॉट है, ये भी एक सोच है कि कयानी कुछ ऐसा चाहते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा तनाव चाहते हैं कि कयानी अपरिहार्य लगे वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार है, और कयानी का टर्म जो है कुछ आगे और बढ़ाया जाए। तो कयानी जो है सबसे बड़ी बात है कि क्या ये बात सिर्फ कयानी या वो उग्रवादी जो वहाँ के हाफिज वगैरह जैसे लोग हैं, क्या ये उन तक सीमित है, ये इस तरह की हरकतें जो फौज को डिक्टेट करते हैं, या इसमें जो है असैनिक सरकार जो है वहाँ की वो भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि असैनिक सरकार अगर वहाँ की है, जिससे हम चाहते हैं कि वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार है, जिससे भारत सरकार चाहती है कि उससे बातचीत की जाए, उससे बातचीत आगे बढ़ाई जाए और शांति जो है दोनों देशों के बीच के रास्ते पर हम आगे बढ़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या वो इतनी दबाव में है वो सरकार कि वो फौज के या जो है कयानी के फैसलों पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा पा रही, सवाल नहीं उठा पा रही हैं। और जिस तरह से स्टैंड पाकिस्तान की सरकार ने लिया, जिसको मैं लोकतांत्रिक सरकार बार बार कह रहा हूँ कि जो निर्वाचित सरकार है वहाँ की जरदारी की, तो उस सरकार ने जिस तरह से जो है उस पर स्टैंड लिया है, जिस तरह से उसमें पूरा लीपापोती करने की कोशिश की है और एकदम खुलकर वो सामने नहीं आई कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सीमा पर ये क्रूरता नहीं होनी चाहिए, ये अगर इस तरह का कोई स्टैंड लेती तो भारत के लिए ज़रूर एक राहत की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत के सामने भी कोई चारा नहीं है। भारत इसकी भर्त्सना करेगा, एंटोनी इसकी भर्त्सना करेंगे, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इसकी भर्त्सना की है, पूरा देश भर्त्सना करेगा। लेकिन इसके आगे ये फिर एक बिल्कुल, लेकिन विपिन जी, भर्त्सना कर देने से केवल इस तरह की जो बातें लगातार पाकिस्तान की ओर से होती हैं उसमें कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, ये तो साफ है। क्योंकि कई बार कवायद शुरू की गई है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो रवैया है पाकिस्तान का वो एकदम ही अजीबोगरीब हो जाता है। अब ये सेना के घुसपैठ करके जिस तरह से भारत के सैनिकों के साथ व्यवहार किया गया है वो वाकई निंदनीय है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए आसिफ इकबाल, हमारे संवाददाता। आसिफ, अगर बात करें जिस तरह से अब पाकिस्तानी सेना की ओर से ये बात कही गई है, प्रोपेगेंडा करार दिया गया है भारतीय सेना में घुसपैठ करने के बाद, अगर पाकिस्तानी सेना इस तरह की बात करती है, इसे किस नजरिए से देखा जाए? देखिए गीतांजलि, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन तमाम मुद्दों पर एक बात समझनी होगी कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है, जो फिलहाल अभी जो नई कवायद हुई है, इसको ये भी समझना होगा कि कारगिल घुसपैठ के बाद ये 10 सालों के बाद, लगभग 10 सालों के बाद ये इस तरह की घटना घटी है। ये कहीं ना कहीं से ये बात जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान के मंसूबे कभी बेहतर नहीं रहे इंडिया के लिए। लेकिन एक बात जरूर रही है कि पाकिस्तान पे भी ये बहुत भारी दबाव था, खास करके अगर आप पुरानी घटनाओं को देखें, पुरानी जो विदेश में घटनाएं घटी, खास करके वहाँ अमेरिका के चुनाव को देखें, अमेरिका ने कई बार थ्रेट किया पाकिस्तान को, कई बार उनकी चीज़ों को रोक दिया गया, जो आर्थिक मदद मिलती थी उनको कई देशों ने रोका। तो ये तमाम चीज़ें अब, क्योंकि वहाँ पे तमाम, अगर आप ये कह सकती हैं कि अब वहाँ पे स्मूथनेस सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत ही स्लोली जो तमाम चीज़ें चल रही है। सरकार भी बहुत जिस तरह से वर्कआउट कर रही है वो आप देख सकती हैं, वहाँ की सेना भी जिस तरह से वर्कआउट कर रही है वो भी देख रही है। हमारे जो वरिष्ठ धुलिया जी ने कहा कि कयानी की तमाम एक्टिविटीज़ पे सरकार की निगाहें हैं और कयानी क्या कर रहे हैं उनको भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी अगर आज की बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो आज अंतर्राष्ट्रीय फोरम में, अगर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे ये नहीं ले जाया गया इस मामले को, तो उसके पीछे भारत ने बहुत सारी मंशा देखी, बहुत सारे जो भी, क्योंकि भारत के भी जो आंतरिक सुरक्षा सलाहकार लोग हैं उन लोगों ने इस पर बैठ के बहुत मंत्रणा की और उन्होंने कहा कि अगर इस मसले को हम आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर हमें जवाबदेही भी देनी होगी और बहुत सारी चीज़ों का जवाब भी देना पड़ेगा और जवाब तलब भी होना पड़ेगा। क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जाएगा तो उस पर अमूमन है कि चीज़ें इधर से भी होंगी और उधर से भी होंगी, बहुत सारे इधर उधर की बातें होंगी। तो इसलिए ये बहुत ही सतर्कता बरतते हुए केंद्र सरकार ने अपने तरीके से, जो अपनी जांच एजेंसी है और जो अपने तरीके हैं उसके, उस तरीके से उस मसले को सुलझाना चाहा है। और इसीलिए कल पाकिस्तान के एम्बेसडर को यहाँ बुलाया गया और बुला के उन्हें बताया गया, उन्हें बजाबते एक चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी लिख के दिया गया कि देखिए आपकी ये कमियां हैं जिस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए, आपको इसको दुरुस्त करना चाहिए। देखिए मामला, क्योंकि अगर हम 10 साल पहले की बात करें, कारगिल युद्ध से पहले की बात करें, तो मामला बहुत बिगड़ा हुआ था। कारगिल युद्ध के बाद बहुत सारी चीजें स्मूथ हुई हैं, क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान या फिर चाइना की बात करें तो भारत को पड़ोसी देशों से आपसी सामंजस्य बना के रखना पड़ता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिकल है कि भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे उनको हमेशा खतरा रहा है। चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ये ऐसे देश हैं जो हमेशा भारत पे, हिंदुस्तान पे नजर तरेरे रहते हैं। लेकिन क्योंकि उनका कुछ बस नहीं चल सकता है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए हिंदुस्तान अपने तमाम चीज़ों को वाकिफ है, अपनी चीज़ों से, अपनी ताकत को भी हिंदुस्तान जानता है और वो लोग भी अपनी ताकत को जानते हैं। इसलिए छुटपुट ये घटनाएं करते हैं जिससे तनाव बढ़े। क्योंकि सबसे पहले बात अगर आप याद करें तो सबसे पहले जो गृह मंत्री का बयान आया वो यही आया कि ये गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री का जो बयान
यही बयान था कि ये हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि लोग आपसी तनाव बने यहाँ पे। और इस पर अभी मामला इसीलिए बहुत इसको स्मूथली तरीके से और कहें कि आप सरकार अपने विवेक से ये काम कर रही है कि तमाम चीज़ों को बहुत कायदे से देखा जाए। क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय, सिर्फ भारत की बात नहीं करें हम, भारत को अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे बहुत सारी जवाबदेही देनी पड़ती है। अगर आप याद करें कि जब यहाँ पे जब युद्ध हुआ था, जब कारगिल युद्ध हुआ, तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को ही बहुत सारे आर्थिक मदद जो विदेश से मिलते हैं, जो यूएनओ से मिलते हैं, उनको रोक दिया गया। मतलब है कि कहीं ना कहीं से इन सारी चीज़ों को देखते हुए, आंतरिक सुरक्षा का भी ध्यान देखते हुए, इन तमाम बातों को, तमाम मसलों को बहुत ही ध्यानपूर्ण तरीके से देखा गया है। और जो आज जो वित्त मंत्री ने जो बयान दिया, वो भी आप उस मसले में से जोड़ के देख सकती हैं कि इसीलिए इस मसले को यूएन में ले जाने पर फैसला अभी नहीं हो पाया है। गीतांजलि। जी बिल्कुल आसिफ, हमारे साथ इस वक्त विपिन धूलिया जी भी मौजूद हैं। विपिन जी, क्या कहेंगे आप? आसिफ जिस तरह से बता रहे हैं, वाकई एक ये भी मुद्दा है कि देश की जो सुरक्षा, कुछ लोग चाहते हैं कि आपसी जो तनाव है वो यूं ही बरकरार रहे, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना भी सरकार की एक मजबूरी बन जाता है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये बात सही है कि भारत अगर इसको एक थर्ड पार्टी को अगर इस तरह की कोई बीच बचाव के एक बार परमिशन देगा, तो ये बाकी हर मुद्दे पर जो है एक थर्ड पार्टी को उनको इनवाइट करना होगा। उसमें एक तर्क बन जाता है, एक नज़ीर बन जाती है कि इस मुद्दे पर थर्ड पार्टी का शामिल किया गया था तो दूसरे मुद्दे पर भी किया जाए। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि भारत उसके लिए तैयार नहीं होगा और भारत के लिए थोड़ा मुश्किल इसमें ज़रूर आ जाएगी। क्योंकि कहीं जो पेचीदगी यहाँ जो कश्मीर का इशू है, उसमें इतना पेचीदा इशू है वो कि उस पर जो है कोई थर्ड पार्टी उन चीज़ों को जो है उस तरह से नहीं समझ सकती जिस तरह से भारत सरकार या भारत की जनता समझती है। तो ये सब चीज़ें भारत के लिए थोड़ा मुश्किल होगा ज़रूर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संबंध थे, अब वो भारत सरकार जो है किस तरह से, जो अभी इस तरह का कोई बयान नहीं आया है कि वो जो है कहाँ कहाँ किन किन फोरम पर किस तरह से पाकिस्तान के सामने इस मसले को उठाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि मसले ज़रूर उठना चाहिए। और इसमें जिस तरह से रिएक्ट भी किया है भारत ने, तो उसमें जो है बहुत साफ सी बात है कि भारत जो है इसको इस पे जो है बड़ा संभल कर जो है पूरा चलना चाहता है। भारत ये भी नहीं चाहता कि इसके मुद्दे को लेकर अगर जो बातचीत, जो शांति बातचीत जो शुरू हुई है, उसकर किसी तरह का अवरोध आए। ये मुझे इनके जिस तरह के स्टेटमेंट आए हैं उससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये आपको संकेत मिल सकता है इस बात का। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत कोई इस तरह का इतना बड़ा कदम इसको लेकर नहीं उठाने जा रहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच आने वाले दिनों में बातचीत के रास्ते ही बंद हो जाए। तो ये सब जो है भारत, उनकी जो डेमोक्रेटिक सरकार है, जो लोकतांत्रिक सरकार है पाकिस्तान में, उसके बीच जरूर इस मुद्दे को उठाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझको जो हमेशा लगता है कि जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनमें हाफिज़ जो है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, जिसके नाम पर जो है अमेरिका ने जिसके नाम पर इनाम तक रखा है, और अमेरिका ने ये तक कहा था उस वक्त की जो 26/9 के जो 26/11 का जो बम ब्लास्ट हुए थे, उसके मास्टरमाइंड भी हाफिज था। इस तरह की बातें जो है अमेरिका ने लगातार उस वक्त कही थी और उनके ऊपर एक उनको लिस्टेड जो एक सूचीबद्ध। बिल्कुल विपिन जी, यहाँ एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया मोस्ट वांटेड जो आतंकवादी है वो अमेरिका की नजर में भी हाफिज सईद है। हाफिज सईद भारत में हुए मुंबई में बम धमाकों का मास्टरमाइंड रहा है। कई सबूत भारत पाकिस्तान को पेश कर चुका है, पाकिस्तान के सामने रख चुका है। पाकिस्तान फिर भी सबूतों की मांग करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, जिस तरह से खबर आई है कि एलओसी के पास एक हफ्ते पहले हाफिज सईद की मौजूदगी जो है वो दर्ज की गई थी। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को कि हाफिज सईद जो कि एक खूंखार आतंकवादी है, उसको पाकिस्तान कहता है कि उसके खिलाफ सबूत नहीं है, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन अब उसकी मौजूदगी के बाद यह हादसा खुद में कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, एक चीज आप बहुत स्पष्ट देखिए कि भारत को जो है, चलिए हम मान लें कि भारत तो दाऊद इब्राहिम से लेके हाफिज सईद तक को जो है उन्होंने उसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसा सक्षम राष्ट्र जिसने कि वहाँ घुसकर लादेन को मार गिराया हो, मार डाला हो पाकिस्तान की सीमा के अंदर, जहाँ की पाकिस्तान की एक फौजी, एक आर्मी शिविर तक, उसके सैन्य शिविर तक उसके करीब था, तो वहाँ अमेरिका ने जाकर लादेन पर हमला किया। तो सबसे बड़ी बात कि अमेरिका भी जो है हाफिज को जिस पे उन्होंने इनाम रखा है, वो भी हाफिज को पाकिस्तान से जो है हैंडओवर नहीं करवा पा रहा है, हाफिज पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और पाकिस्तान का बार बार ये कहना है कि हाफिज को जो है उन्होंने कई बार कैद किया, लेकिन वहाँ एक कोर्ट जो है स्वतंत्र है अदालत, और अदालत से जो है वो छूट गए हैं। तो हाफिज जो है, मुझे लगता है कि हाफिज का जो वहाँ जाना था बॉर्डर पे,
उससे जो है अभी देखना पड़ेगा कि वो कड़ी किस तरह से जुड़ती है। भारत की इंटेलिजेंस जो है कितनी सक्सेस होती है कि इस बात को जानने के लिए कि हाफिज का वहां जाना, क्या वहां से घुसपैठियों को कश्मीर भेजा जा रहा था, क्या वो बिल्कुल विपिन जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आसिफ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए थे। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और विपिन जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। यहाँ एक नजर डालते हैं सन 1947, ये वो वक्त था जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए थे। तब से लेकर अब तक किस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते रहे, उस पर एक नजर डालते हैं। तो 5 बार यह एतबार टूटा। कबायली युद्ध के दौरान 1947 में बंटवारे के बाद भारत को पहला धोखा मिला था। उसके बाद कबायली के नाम पर पाक सैनिकों ने चढ़ाई की थी। तो कबायली युद्ध 1947, जम्मू कश्मीर में पाक सैनिकों ने हमला बोला था और सैनिकों ने कश्मीर के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था। और कश्मीर का मसला आज भी यूं ही बरकरार है। उस हिस्से को अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और 1965 में पाक ने उकसाने वाली कार्रवाई की थी। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच पाक ने भारत पर छोटे पैमाने पर हमले शुरू किए। तो शुरुआती दौर में ये जो हमले हुआ करते थे छोटे पैमाने पर हुआ करते थे। भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध को मजबूर हो गई और फिर उसके बाद पंजाब पर पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने बम बरसाए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ये मनमुटाव शुरू हुआ। तो कबायली युद्ध से लेकर अभी तक पाक और भारत युद्ध 1965, 3 हफ्तों की लड़ाई के बाद पाक ने ताशकंद समझौते के बाद फिर से हमला किया। समझौता हुआ, ताशकंद समझौता, और समझौते के बाद फिर से पाकिस्तान ने भारत का एतबार तोड़ दिया। 1971 इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तानी 3 दिसंबर 1971 शाम 5:40 पर भारत पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से पाक फाइटर्स विमान सीमा पार भारत में घुस आए और पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा में बम गिराए। तो बार बार पाकिस्तानी सेना ने भरोसा तोड़ा भारत का और कई बार इस तरह की जो कार्रवाई है पाकिस्तान की ओर से की गई है। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। यह सन 1971 की बात है। सेकेंड विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेना का यह सबसे बड़ा समर्पण था। और 1999 वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा और कारगिल युद्ध, इसमें कड़वाहट को परे रखकर लाहौर की यात्रा की थी वाजपेयी ने। यह वो वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। अमन का पैगाम सरहद पार लाया गया और फिर पाक ने एक बार फिर से अपने नापाक इरादे दिखा दिए। पाकिस्तानी फौज ने खाली पड़े भारतीय पोस्टों पर कब्जा कर लिया। पाक के इस हमले ने कारगिल युद्ध को जन्म दिया और पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी। सैकड़ों भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत देकर युद्ध जीता। और 13 दिसंबर 2001 आगरा शिखर वार्ता के बाद संसद पर हमला। भारत पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा आघात इसे कहा जा सकता है। 13 दिसंबर 2001। तो इस तरह से पाकिस्तानी सेना ने कई बार अपना एतबार जो है वो खत्म किया। 5 बार यह एतबार टूटा और तब से अभी तक यह एतबार टूटने का जो सिलसिला है, यह धोखा देने का जो सिलसिला है, अभी भी बरकरार है। और इस चर्चा में विपिन धूलिया जी हमारे साथ मौजूद थे। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा के लिए। और इसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी चैनल वन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।
सजदे के वक्त